कांग्रेस की असलियत अब बाहर आ रही है। कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटके पर झटका लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों का भार अपने कंधे पर लिए घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पीएम मोदी पर ही निशाना साध रही है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिरगिरा रहा था वो किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं और अपने ही देश की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर तो मोदी सरकार के जबरा फैन बने ही हुए हैं। वहीं अब विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया जाकर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तो ये संकेत देता है कि वहां के हालात बेहतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना पर कथित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के विरुद्ध जनपद न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर कथित और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है। वहीं जनपद न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सेना की पिटाई की जा रही है, इसके बारे में कोई क्यों नहीं पूछता है। सैनिकों को लेकर दिए गए इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है और उन्हें कोर्ट से झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी राहुल गांधी देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे और कांग्रेस के नेता अब भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं आप दर्शक अगर पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश की जनता मोदी सरकार के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से लगा है कपिल सिब्बल को झटका और कैसे कांग्रेस घिर गई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मोदी के विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता इस कदर परेशान हैं कि देश हित के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं और तिलमिलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को एकजुट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी विपक्ष के साथ भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राजनीति चमकाने में लगे हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं लोग पीएम मोदी को श्रेय न दे दें, इसीलिए कांग्रेस के नेता हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से विवादित बयान दे दिया। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तभी से कांग्रेस तिलमिलाई घूम रही है और उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर कैसे इस मुद्दे पर तो बीजेपी की सरकार उसकी नीति और विदेश नीति को नीचा दिखाया जाए। वैचारिक दिवालियेपन ऐसा है कि वो देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसदों की तुलना कर रहे हैं आतंकवादियों से। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित बयान देकर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। उन्होंने पहलगाम मामले में शामिल आतंकवादियों की तुलना विदेशी दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसदों से कर दी। ये प्रतिनिधि मंडल दुनिया को भारत का संदेश देने गए थे। जयराम रमेश के इस बयान पर कांग्रेस मुश्किल में फंस गई। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे भयानक तुलना बताया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर भारत की सैन्य और राजनयिक कार्रवाई को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम के ये आतंकवादी 4 हमलों में शामिल थे और फिर भी वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने बीजेपी पर कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उनकी पार्टी पर निशाना साधती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में हम आरएसएस की भूमिका को उजागर करेंगे और देश के सामने सच लाएंगे। रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल विपक्ष को बदनाम करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश
रमेश के इस बयान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये सबसे शर्मनाक बात है, निंदनीय और बेबुनियाद बात है। हमारे सांसद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए साझेदार देशों का दौरा कर रहे हैं और जयराम रमेश ने उसकी तुलना आतंकियों से कर दी। दर्शकों, कांग्रेस को हर मुद्दे पर तकलीफ होती है। शशि थरूर विदेशों में भारत की तरफ से जोरदार पक्ष रख रहे हैं, मोदी सरकार के कामों को बता रहे हैं, इससे भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दिए गए बयान के बाद आ रही अटकलों पर पवन खेड़ा ने जवाब दिया। एजेंसी के मुताबिक पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने पोस्ट करके अपने पक्ष रख दिए हैं और कह दिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, अब वो बात खत्म हो चुकी है। बीजेपी को तो मौके की तलाश रहती है कि कैसे समाज और परिवार में विवाद फैलाया जाए। वहीं शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। जो बातें बीजेपी नेता नहीं कहते वो थरूर कह देते हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले भी सरकारें क्या करती आई हैं? उदित राज ने शशि थरूर की टिप्पणी पर कहा था कि बैठक के लिए जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए वो इस देश से कांग्रेस का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज ने यह भी कहा था कि शशि थरूर का कहना है कि पीएम मोदी के पहले कोई भी कभी भी पाकिस्तान के साथ एलओसी या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं किया है। ये झूठ है और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का अनादर करने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने अतीत में आवश्यक कदम उठाए लेकिन कभी भी इसका प्रचार नहीं किया और इसे अपने पक्ष में वोट जुटाने का माध्यम नहीं बनाया। इस पर पलटवार करते हुए थरूर ने करारा जवाब दिया। थरूर ने कहा कि मेरी टिप्पणी से पहले हाल ही के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसे दौरान पिछली भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और आईबी के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण संयमित और विवश थी। थरूर ने आगे कहा कि आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पास वास्तव में करने के लिए बहुत बेहतर काम है। तो देखा आपने कैसे देश हित के मुद्दे पर भी राजनीति करने के चक्कर में कांग्रेस घिर जाती है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बॉस समझ रहे थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल का खेल खराब करने में लग गए हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के अपने ही उन्हें हराने में लगे हैं। समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसके बाद जनता के बीच उनकी छवि खराब हो चुकी है। वहीं बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के लोग अब कभी भी दिल्ली का भला नहीं कर सकते हैं। समझने वाली बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जिस तरह से दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई है, उसका बुरा दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब निगम से एक और बुरी खबर सामने आने वाली है। दर्शकों, स्टैंडिंग कमेटी गठन के लिए 2 और 3 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने बहुमत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आम आदमी पार्टी से नाराज 16 सदस्यों वाली इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए और भी कठिन हो गया है। माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और बीजेपी के बीच घोषित गठबंधन है, जिससे 12 जोन में से 10 जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वार्ड कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी में चुनकर आने वाले सदस्यों के लिए हाल ही में नामांकन किया गया, जिसमें सिटी सदर पहाड़गंज जोन से आम आदमी पार्टी पार्षद विकास से नामांकन भरा है। उनके खिलाफ न तो बीजेपी और न ही इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के किसी भी पार्षद ने नामांकन भरा, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। करोलबाग जोन से आम आदमी पार्टी के पुनीत राय का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ भी किसी दल का पार्षद मैदान में नहीं है। लेकिन इन 2 जोन को छोड़कर बाकी 10 जोन में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 वार्ड कमेटियों में से 7 में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। रोहिणी और वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी के ही नाराज पार्षद इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे इन दोनों जोन में बहुमत वाली आम आदमी पार्टी संख्या बल में कम हो गई है। रोहिणी जोन में कुल पार्षदों की संख्या 23 है, जिसमें से बीजेपी के 8 पार्षद हैं। बाकी बचे 15 पार्षदों में से कुछ इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर बीजेपी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को सपोर्ट करती है तो ये जोन आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल सकता है। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें जोन से चुने जाने वाले 7 और हाउस से चुनकर आए सदस्यों की संख्या 2 है। 3 जून को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का एक और सदस्य का चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है और इसकी
संख्या स्टैंडिंग कमेटी चुनाव जीतने के लिए काफी है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं बीजेपी जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति करने में लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार की अति महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना के लिए सीएम रेखा गुप्ता की समिति के नए मापदंड तय कर दिए हैं। इसके साथ ही महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली में सियासी पारा भी हाई है। एक और जहां रेखा सरकार 3 महीने में इस योजना के मापदंड तय करने के बाद इसे अपनी गुडविल बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए इसे रेखा सरकार की विफलता बताया। बीजेपी के हर फैसले पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं को सम्मान राशि दे नहीं पाए और बीजेपी दे रही है, तो उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल को लेकर बड़ी बात बाहर आई है कि कैसे विपक्ष की सरकारें कपिल सिब्बल पर मोटी रकम खर्च करती है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के 2 ऐसे वकील हैं जो विपक्ष की तरफ से लगभग हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि सिब्बल और सिंघवी कितनी फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार पेश होने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लाखों में चार्ज करते हैं। दोनों देश के महंगे वकीलों की लिस्ट में शामिल हैं। मोदी सरकार के खिलाफ नए वक्फ कानून को लेकर भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। वहीं इस बार एक मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की दाल कोर्ट में नहीं गली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लिखे पोस्ट के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अली खान की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एसआईटी कोर्ट के आदेश का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस आदेश की आड़ में बेवजह दूसरी चीजों की भी जांच करनी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने जांच को सीमित रखने का आदेश दिया है। वहीं कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वो उस शर्त को हटा दे जिसके तहत जांच के विषय से जुड़े विषय पर ऑनलाइन पोस्ट करने पर मनाही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस बारे में कोर्ट को आश्वासन देने को तैयार हैं कि वो ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे। वो समझदार व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल को झटका देते हुए कोर्ट ने अभी इससे इनकार कर दिया और कहा कि अभी ये शर्त रहने दीजिए, आप अगली तारीख पर हमें ध्यान दिलाएंगे। वैसे भी हमने अपने आदेश के जरिए सिर्फ इस विषय पर लिखने से रोका है, दूसरे विषयों पर तो वो लिख ही सकते हैं। कोर्ट अगली सुनवाई जुलाई में करेगा, तब तक अली खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने अली खान को भी जांच में सहयोग करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि केरल सरकार ने कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रमुख मामलों में पेश होने के लिए 1.37 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। इसमें से एक मामले में केंद्र द्वारा राज्य पर लगाई गई कर्ज सीमा को चुनौती देने और दूसरा मामला कूटनीतिक चैनल के सोना तस्करी मामले में ईडी की गतिविधियों का विरोध करने का है। नवंबर 2024 में सोना तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की याचिका, जिसमें ट्रायल को केरल से बेंगलुरु स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, के खिलाफ कपिल सिब्बल की पेशी के लिए 15.5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल को इस मामले में पेश होने के लिए 46.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं इसके अलावा कपिल सिब्बल ने एक दूसरे मामले में भी केरल का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें राज्य ने केंद्र सरकार की कर्ज सीमा को चुनौती दी थी। इस मामले के लिए सिब्बल को अब तक 90.5 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर 1.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच जारी कानूनी लड़ाई के बीच ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष की राज्य सरकारों की तरफ से पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल मोटी रकम चार्ज करते हैं। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं कि कैसे भी करके इस कानून पर स्टे लग जाए। इसके अलावा मोदी विरोधी लोगों की तरफ से भी वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते रहते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान के मामले में भी वो उनका बचाव कर रहे हैं। अली खान की तरफ से सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की है। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जांच करने और कोर्ट को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। वही शर्तों में बदलाव करने की मांग भी कपिल सिब्बल कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें